Hi everyone, welcome to JK Civil Services. So this video is going to be a one-shot video for your freedom struggle part of modern history that would be useful for your upcoming JKP SI exam. Okay, so let's get started. But before jumping to the freedom struggle part, let's do the background study first. तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियंस इंडिया में आए कैसे थे. ठीक है, तो उनकी क्रोनोलॉजी पहले पता होनी चाहिए. सिर्फ इंग्लिश तो नहीं आए थे इंडिया में, और भी यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडिया में आई थी. तो उसमें सबसे पहले जो पावर इंडिया में आई थी दैट वाज पोर्टुगीज़, देन डच, देन इंग्लिश. तो इंग्लिश जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं. ठीक है, देन डेन्स है एंड लास्ट में आते हैं फ्रेंच. फाइन. सो पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच. इसको याद कैसे रखना है? आप नॉर्मली पढ़ते हो ना पीडीएफ होती है पोर्टुगीज़, डच एंड फ्रेंच. एंड यहाँ पे पीडीएफ की जगह पीडी एंड ईडीएफ याद रख लो. ठीक है, पहले पीडीएफ और बीच में अपने ईडी घुसा देना यहाँ पे. ठीक है, तो पीडी ईडीएफ, तो जैसे भी आपको याद रह जाए. बट फ्रेंच लास्ट में आए थे, इंग्लिश थर्ड नंबर पे थे एंड पोर्टुगीज़ फर्स्ट थे. इतना याद रख लेना. ठीक है, पोर्टुगीज़ में सबसे पहले आते हैं वास्को डी गामा 1498 में. कहाँ पे आते हैं ये? कैलीकट में पहुँचते हैं केरल में. एंड उनको एक गुजराती पायलट हेल्प करते हैं, अब्दुल माजिद. ये नाम थोड़े बहुत एक दिमाग में आपको रह जाएंगे तो अच्छी बात है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो वास्को डी गामा आते हैं, कैलीकट में पहुंचते हैं वो, एंड उनको हेल्प करते हैं एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद. एंड वो जब वहाँ पे कैलीकट में पहुंचे थे, वहाँ पे जैमोरिन्स, दैट इज़ हिंदू रूलर थे ये जैमोरिन्स, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे एंड दे वेलकम्ड वास्को डी गामा. देन अब जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स आते हैं पोर्टुगीज़ के, तो फर्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. इसको कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं. ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि पोर्टुगीज़ टू बी द मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है, तो इंडियन ओशन में उन्हीं का ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए, वही मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन होने चाहिए. उसके लिए ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी. किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. ये इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट गवर्नर आते हैं इनके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. ठीक है, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है, इन्होंने गोवा एक्वायर किया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. एंड इन्होंने अपने जो जुरिस्डिक्शन वाला एरिया है वहाँ पे सती को एबॉलिश किया था. ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि किस पोर्चुगीज रूलर ने सती को एबॉलिश किया था अपने जुरिस्डिक्शन में. तो वो थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड इन्होंने गोवा एक्वायर किया था. ठीक है, एंड लास्ट में आते हैं नीनो डी कुन्हा. इन्होंने हेडक्वार्टर शिफ्ट किए थे फ्रॉम कोचिन टू गोवा. ठीक है, तो हेडक्वार्टर शिफ्ट वाला काम किया था नीनो डी कुन्हा ने गोवा में. गोवा को एक्वायर किसने किया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने. एंड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है उनकी है ब्लू वाटर पॉलिसी. ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आती है डच. उनकी फर्स्ट फैक्ट्री आती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में. एंड यहाँ पे एक बैटल ऑफ बिदारा आप याद रख सकते हैं. बैटल ऑफ बिदारा 1959 में हुई थी. यहाँ पे इंग्लिश ने डच को डिफीट कर दिया था. ठीक है, सो बैटल ऑफ बिदारा, डच को इंग्लिश ने यहाँ पे डिफीट किया था. बस ये पता होना चाहिए किसके बारे में ये. नेक्स्ट कम्स इंग्लिश. सो फर्स्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो कैसे बनी थी? तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ होती हैं, उन्होंने एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया. ठीक है, एंड देन एक विलियम हॉकिंस से वो जहांगीर की कोर्ट में आते हैं. ठीक है, देन कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं. तो कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है वो पोर्टुगीज़ को डिफीट करते हैं एक छोटी सी बैटल में, एंड जिसकी वजह से जहांगीर इंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, तो थॉमस बेस्ट का भी हम नाम सुनते हैं जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी का देखते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में. एंड नेक्स्ट तो आपको याद क्या रखना है, विलियम हॉकिंस आते हैं. ठीक है, देन थॉमस बेस्ट आते हैं. उसके बाद में ये फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत एस्टैब्लिश होती है 1613 में. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी दैट वाज एट मसूलीपट्टनम. इंग्लिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी दैट वाज एट सूरत. दिस इज इंपॉर्टेंट. देन थॉमस रॉय आते हैं, ये भी जहांगीर की कोर्ट में आते हैं एंड इनको परमिशन मिल जाती है टू सेटअप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरूच. ठीक है, तो पहले हॉकिंस आते हैं, फिर थॉमस बेस्ट आते हैं, देन थॉमस रॉय आते हैं. देन 1632 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनको गोल्डन फरमान मिल जाता है फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा फॉर ट्रेड. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गोल्डन फरमान जो है वो किसने दिया था? देन नेक्स्ट कम्स 1717 का फारूक शियार का फरमान है, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी. ठीक है, यहाँ पे कंपनी को परमिशन मिल जाती है कि वो खुद की कॉइन्स मिंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो गोल्डन फरमान अगर पूछा जाए सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, अगर मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी पूछा जाए तो फारूक शियार फरमान. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेन्स. इनका कुछ ज़्यादा नहीं था, इनका इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में नहीं था ज़्यादा. दे वर मेनली कंसर्न अबाउट मिशनरी एक्टिविटीज़. ठीक है, एंड इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस अगर आप जानना चाहें तो चाणक्यवाड़ है तंजौर में एंड श्रीरामपुर नियर कैलकाटा. तो इनका ज़्यादा पूछते नहीं है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज फ्रेंच. तो फ्रेंच की जो फर्स्ट फैक्ट्री है ये भी सूरत में है. ठीक है,
लेकिन उनकी जो सेटलमेंट है वो पौंडीचेरी में थी, ठीक है। फैक्ट्री उनकी सूरत में थी एंड सेटलमेंट जो थी मेनली फ्रेंच की वो थी पौंडीचेरी में। इनके जो एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है वो है डुप्लेक्स, ठीक है। डुप्लेक्स जो है काफ़ी फेमस इनकी गवर्नर जनरल है। अब इनमें आपको पढ़ना क्या है, फ्रेंच वाले में कार्नेटिक वॉर्स आर इंपॉर्टेंट। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में, ठीक है। जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है 1740 में, देन 10 साल के बाद 1750 के करीब सेकेंड होता है, एंड देन 10 साल के बाद 1760 के करीब थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है, ठीक है। ऐसे याद रखने की 10 ईयर्स का गैप है अप्रॉक्सीमेटली, 1740, 1750 एंड 1760। फर्स्ट वाली में होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। सेकेंड वाली की ट्रीटी जो थी इसमें बैटल ऑफ आम्बूर हुई थी, बट इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप स्किप दैट पार्ट, लिखा नहीं है मैंने। सो फर्स्ट में आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल थी। अगर सेकेंड आपको याद रखना ही है तो यहाँ पे बैटल ऑफ आम्बूर एक फॉट की गई थी, ठीक है। थर्ड में आती है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश याद रखना है, विच वॉज द फाइनल ब्लो टू द फ्रेंच। एंड यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसकी वजह से इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम पावर, ओके। एक्सला-चैपल जो है ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कार्नेटिक वॉर में होती है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुई थी, ओके। देन लेट्स स्टार्ट द फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट। फर्स्टली हम करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, ठीक है। इसके पहले भी कुछ प्री 1857 रिवॉल्ट्स हुए थे छोटे मोटे, जैसे सिविल अपराइजिंग्स हुई थी, पीजेंट अपराइजिंग्स हुई थी, बट वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आपको स्टडी करना पड़ेगा एंड वो याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। एंड मुझे जैसे आगे दिया गया है कि एक वीडियो में मुझे ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो सब कवर करने हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रीडम दैट 1857 रिवॉल्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो 1857 यहाँ पे बैकग्राउंड क्या था थोड़ा सा, तो 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होने से पहले मंगल पांडे थे, उनको हैंग कर दिया गया था। एंड जो मीरठ के ट्रूप से दे रिफ्यूज टू यूज़ ग्रीस कार्ट्रिजेस। जो इनफील्ड राइफल्स वो यूज़ करते थे ना सोल्जर्स, उसके सामने जो कार्ट्रिजेस थी वो ग्रीस्ड होती थी, मतलब वहाँ पे माना जाता था कि काउ एंड पिग फैट के साथ उसको ग्रीसिंग की गई है। एंड वो हिंदू से मुस्लिम दोनों के ही रिलीजन के अगेंस्ट था, ठीक है, उनको क्योंकि मुंह से निकालना पड़ता था उन कार्ट्रिजेस को, तो ये वाला एक इशू था। देन ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857, ठीक है। तो 10 मई को ये स्टार्ट होता है मीरठ में। देन बहादुर शाह टू जो हैं मुगल एम्पर, उनको प्रोक्लेम किया जाता है एज द लीडर ऑफ दिस रिवॉल्ट, ठीक है। एंड कॉजेज क्या थे इस रिवॉल्ट के, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। इसमें क्या होता था कि आपके जो इनहेरिटेड सन हैं वो आपके लीगल हियर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे झांसी में ये इशू हुआ था। देन ग्रीस कार्ट्रिजेस वाला ऑलरेडी आपको बता दिया, इनफील्ड राइफल्स पे ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ होते थे एंड वेजेस वगैरह कम मिलते थे मिलिट्री में, ठीक है। जो नेटिव सोल्जर्स थे उनको वेजेस कम मिलते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड ऑल्सो उनकी सोशल कस्टम से में जो इंटरफेरेंस हो रही थी, लाइक सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया, तो इन सब की वजह से थोड़ा सा गुस्सा भर गया था लोगों में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एंड इसीलिए 1857 रिवॉल्ट होता है, ठीक है। एंड सावरकर कहते हैं कि 1857 रिवॉल्ट क्या था, इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड एक जॉन सीले करके हैं, इन्होंने कहा था कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी थी, ठीक है, मतलब सोल्जर्स की म्यूटिनी थी ये। एंड ठीक है, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि लीडर्स कौन कौन से एक्टिव थे यहाँ पे रिवॉल्ट में। तो जैसे दिल्ली में बहादुर शाह सेकेंड थे जो कि लीडर ऑफ द रिवॉल्ट थे, एंड उनके साथ जनरल भक्त खान थे, ठीक है। कानपुर में कौन थे, नाना साहिब, तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। तो ये अगर आप नाम पहली बार सुन रहे हो ना तो उनको याद करना टफ हो जाएगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने पहले एक बार पढ़ चुके हैं आप, ये जैसे क्विक रिविजन है, ठीक है। तो इसलिए सारे फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे एक ही वीडियो में कंपाइल करके रखे हुए हैं। सो दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह टू, जनरल भक्त खान। कानपुर में थे नाना साहिब, तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई, ये सबको पता होगा। लखनऊ में थे हजरत महल एंड बिरजिस कदर एंड ऑल्सो अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला, बिरजिस कदर एंड हजरत महल। बरेली में थे खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली खान बहादुर खान, ये बरेली से बहादुर याद रख लीजिए आप, बरेली से खान बहादुर खान। एंड बिहार में कौन से, कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो एक बार ये दोबारा सुनेंगे वापस से तो याद हो जाएगा। एंड जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी डर जाती है एंड वो एक एक्ट लेके आती है 1858 का। एंड यहाँ पे पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट करके ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है पावर, ठीक है। एंड कुछ कंसेशन वगैरह इनको देती है जो इंडियंस होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे, ये सब करेंगे। तो ये सब चीज़ें कही गई थी लोगों को थोड़ा सा पैसिफाई करने की, ओके। एंड 1857 रिवॉल्ट से पहले एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जैसे आपने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ा, ठीक है, 1740, 1750 एंड 1760 के करीब। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपने बैटल ऑफ बेदारा पढ़ा था जो कि 1759 का था, ठीक है, 1759 का।
एंड यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है एक बंगाल में, एंड बैटल ऑफ बक्सर भी होती है, ठीक है। तो ये आपको 2 बैटल्स पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी होती है, दोनों ही बंगाल की हैं, ठीक है, प्लासी एंड बक्सर। प्लासी बैटल कब होती है? 1757 में, ठीक है, एंड बक्सर होती है 1764 में। ओके, तो अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी देखोगे तो सबसे पहले होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी 57 में, देन बैटल ऑफ बेतारा है 59 में, देन ये जो वांडी वॉश वाली बैटल है 1760 में, एंड देन 1764 में जो है आपका बैटल ऑफ बक्सर होती है। ईयर्स आपको थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ऊपर आपने यहाँ पे पढ़ा बैटल ऑफ बेतारा 1759, ठीक है, तो ईयर्स आप याद रखिए ये। सो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस टाइम पे, एंड रॉबर्ट क्लाइव जो है उनके बीच में होती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल की तरफ से मुर्शिद कुली खान। एंड यहाँ पे मुर्शिद कुली खान के जो साथी थे वहाँ पे मीर जफ़र एंड जगत सेठ, इन्होंने इनको बिट्रे किया था, ठीक है, इन्होंने क्लाइव का साथ दिया था। देन बैटल ऑफ बक्सर आती है, वो किस में होती है? मीर कासिम एंड कैप्टन मुनरो में, याद रखना है। यहाँ पे क्लाइव है एंड मुर्शिद कुली खान है, यहाँ पे कासिम है एंड मुनरो है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अवध के गवर्नर होते हैं, अवध के जो भी नवाब होते हैं जैसे शुजाउद्दीन, एंड मुगल एम्पर जो है शाह आलम II, वो भी कासिम की हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे ये तीनों कंबाइंड फोर्सेस जो हैं, कासिम, शुजाउद्दीन एंड शाह आलम की, ये तीनों कंबाइंड होते हैं, तब भी कैप्टन मुनरो से हार जाते हैं, ठीक है। एंड देन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पूछ सकते हैं कौन सी बैटल में हुई थी। देन ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल कौन सी बैटल में हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस किस में हुई थी। वांडी वॉश बैटल कौन से वाले कार्नेटिक वॉर में हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन 1857 रिवॉल्ट, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर INC। अब 1857 रिवॉल्ट देख लिया हमने, अब हम सीधे चलेंगे कि INC की फॉर्मेशन जब हुई थी, ठीक है। एंड INC के भी पहले, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले कुछ और भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी, उनको देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1836 में बना था ये, राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था, ठीक है। ये अगर आपने पहले पढ़ा है ना तो तभी याद होगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। अगर पहले नहीं पढ़ा है तो इतना याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला आप स्किप कर देना। अगर पहले पढ़ा है तो जस्ट क्विक रिविजन एक बार कर लो। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन रॉय। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी लंदन में, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। इंडियन लीग बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये बनाई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, राइट। एंड पूना सार्वजनिक सभा है जो कि राणा डे ने बनाई थी। देन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है 1885 में। इसमें मेन आर्किटेक्ट्स कौन थे? A.O. ह्यूम जो कि ब्रिटिशर्स की साइड से ही एक पर्सन थे, एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। देन फर्स्ट सेशन INC का होता है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय वोमेश चंद्र बनर्जी, एंड ये बॉम्बे में हुआ था। तो बॉम्बे में हुआ था B से, एंड बनर्जी जो है उन्होंने ये प्रिसाइड किया था, B से B, ये याद रख लो, फर्स्ट सेशन हुआ था। देन एक और फैक्ट है इसमें कि दादा भाई नौरोजी 3 बार इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो 3 बार उन्होंने जो सेशन से उनको प्रिसाइड किया है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे INC के, तो वो होंगे एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए INC की, तो वो सरोजिनी नायडू होंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट है, एंड फर्स्ट इंडियन वुमन सरोजिनी नायडू जो थे, फर्स्ट इंडियन वुमन थे टू प्रेसाइड दी कांग्रेस सेशन। सो ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। एंड ये सेशंस क्या थे? 1917 का कैलकाटा सेशन था एनी बेसेंट वाला, एंड कानपुर सेशन 1925 का था सरोजिनी नायडू वाला, ठीक है। अब ये सेशन जो है ये आपको मैं याद करवाऊंगी आगे, ये आपको प्रॉपरली आप लिंक करवाओगे वहाँ पे। एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, उन्होंने थर्ड जो सेशन हुआ था कांग्रेस का उसको प्रिसाइड किया था। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो उसमें क्या आएंगे? जॉर्ज ह्यूल, ठीक है, इन्होंने फोर्थ सेशन जो है कांग्रेस का वहाँ पे प्रिसाइड किया था। अब INC के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। तो जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने कहा था कि INC दैट इज कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वाल्व की तरह एक्ट कर सकता है फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस। तो जैसे 1857 रिवॉल्ट हो गया ना, उनको कोई अपनी ग्रीवांसेस बताने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको, तो ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म की तरह तैयार किया A.O. ह्यूम ने कि यहाँ पे जो भी उनकी ग्रीवांसेस है वो यहाँ पे बता देंगी, एंड दोबारा से 1857 वाला जो आउटबर्स्ट है लोगों का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कानपुर सेशन, ये ऑलरेडी कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमन जो है वो प्रिसाइड करती हैं सरोजिनी नायडू। अब यहाँ पे कांग्रेस में क्या होता है कि कुछ मॉडरेट लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े से
मॉडरेट मीन्स पे बिलीव करते हैं कि प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, इन सब से गवर्नमेंट को मनाएंगे, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स लेके आओ। एंड एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो कि कहते हैं इनको डायरेक्ट एक्शन करने हैं, स्ट्राइक्स करने हैं, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स करना है, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल्स करना है, ठीक है। सो ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। इनके थोड़े से एक्सट्रीम मेथड्स आ जाते हैं टू अचीव देयर गोल। तो इसमें आते हैं लाल, बाल, पाल, ये ट्रायो है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये 3 हो गए। एंड मॉडरेट लीडर में कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा एंड वोमेश चंद्र बनर्जी, S.N. बनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स होते हैं। एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडरेट्स जो है उनको भी फिर समझ में आने लगा कि हाँ, ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करके लेके जा रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकती बिकॉज टाइम कम है हमारे पास। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त एंड दिनशा वाचा, ये 3 लोगों ने स्टडी किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किन किन लीडर्स ने इकोनॉमिक क्रिटिक प्रेजेंट किया था ये इसका ब्रिटिश रूल का, ठीक है, इकोनॉमिक क्रिटिक जो है किन्होंने प्रेजेंट किया था, तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की फॉर्म में किया था दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त एंड दिनशा वाचा ने। द नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब 1857 रिवॉल्ट हमने देखा पहले। देन 1885 में कांग्रेस बनती है। उसके पहले जो 2-3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमने वो भी करी। कांग्रेस बनने के बाद क्या होता है, हमने मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वो भी देख लिया। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, ठीक है, और उसकी वजह से कांग्रेस जो है वो अपना स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट करती है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में होता है। रीजंस क्या देते हैं वो कि एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज बंगाल एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेट है, तो उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रहा है। बट एक्चुअल में रीज़न क्या था, वो हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी को वहाँ पे तोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। एंड देन लीडर्स जो है कांग्रेस के, उन्होंने स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट लॉन्च कर दिया। अब स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है उसमें क्या था कि आपको वही बायकॉट करना है, जो भी ब्रिटिशर गुड्स हैं, जो भी आपके फॉरेन गुड्स हैं उनको बायकॉट कर दो। एंड स्वदेशी दैट इज़ नेशनल चीज़ें अडॉप्ट करो। एंड यहाँ पे स्वदेशी से आपको नाम से ही याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी नेशनल फैक्ट्रीज या नेशनल एजुकेशन पे फोकस किया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई, नेशनल स्कूल्स वगैरह ओपन किए गए, नेशनल कॉलेजेस ओपन किए गए। तो जितनी भी ये चीज़ें अगर पूछी जाएंगी ना कि नेशनल कॉलेजेस, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, एक नेशनल कुछ स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी, ठीक है, ट्यूटिकॉरिन में, तो अगर ऐसी कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको याद रखना है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के टाइम पर वो हुई थी। फाइन। एंड इसके बाद क्या होता है 1907 में। अब 1905 में क्या होता है, पार्टीशन हो गया, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट लॉन्च हो गया। देन 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। क्या है ये, तो सूरत में कांग्रेस की मीटिंग होती है, ठीक है, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, रासबिहारी घोष, ठीक है, रासबिहारी घोष इसको प्रिसाइड करते हैं। इसमें इशू क्या होता है कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है उनमें स्प्लिट हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज मॉडरेट्स चाहते थे कि हमको बंगाल तक ही सीमित रखना है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हमको बंगाल से बाहर भी लेके जाना है, ठीक है, पूरे कंट्री में स्प्रेड करना है। देन और भी कुछ इशूज़ हैं उनके, जैसे वो लीडर्स का था, मॉडरेट्स चाहते थे कि हमारे वाले जो मॉडरेट लीडर हैं वो प्रिसाइड करें, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चाहते थे कि तिलक जी जो है वो प्रिसाइड करें। तो ये सब इशूज़ की वजह से सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है, उनमें। तो ये 1907 आपको ईयर याद रखना है, सूरत स्प्लिट हुआ था। इसके बाद 1911 में क्या होता है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। तो ये पार्टीशन को फिर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, बंगाल पार्टीशन को एनल कर देते हैं, पार्टीशन को ख़त्म कर देते हैं। एंड 1911 में ही दिल्ली दरबार भी होता है एक, ठीक है। तो 1905 में क्या हो गया, बंगाल पार्टीशन हो गया, स्वदेशी एंड बायकॉट लॉन्च कर दिया। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। 1911 में एनलमेंट ऑफ पार्टीशन होता है एंड दिल्ली दरबार होता है। उसके बाद एक यहाँ पे ये भी याद रख लो, 1906 ईयर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी। ये एक एंटी कांग्रेस फ्रंट की तरह बना था एंड इसके लीडर्स इंपॉर्टेंट है। लीडर्स क्या क्या थे, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान थे एंड सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है। तो आगा खान, सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर हैं। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनती है, 1906 में, ओके। अब देखो, ये तो कांग्रेस का एक मूवमेंट हो गया, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था। बट इसकी वजह से क्या हुआ, लास्ट में सूरत स्प्लिट भी हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अलग अलग हो गए, फाइन। एंड उसके बाद से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, मतलब मूवमेंट कुछ भी हो नहीं रही थी कंट्री में, कोई भी एक न्यू एक्शन नहीं हो रहा था। तो रेवोल्यूशनरी जो थे, रेवोल्यूशनरी पीपल जो थे, उनको थोड़ा सा एक डायरेक्ट एक्शन चाहिए था। तो यहाँ पे फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। जब एक बार सूरत स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस की एक्टिविटीज़ ठंडी पड़ जाती हैं, तब वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है दोबारा से इमर्ज होती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है वो आपको पता होने चाहिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट इज महाराष्ट्र में तिलक एक्टिव थे, ठीक है, और उनके 2 जो है वो न्यूज़पेपर्स थे। एक थे केसरी
जो कि ये था मराठी में था, एंड एक था महारट्टा जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। महारट्टा जो है वो इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। तिलक के ये न्यूज़पेपर थे, ये भी पता होना चाहिए। एंड तिलक कहाँ पे एक्टिव थे? महाराष्ट्र में। देन 1899 में एक मित्र मेला बनती है, तो मित्र मेला सावरकर ब्रदर्स जो हैं वो बनाते हैं, मित्र मेला याद रखना है, सावरकर ब्रदर्स। एंड लेटर इसको मर्ज कर देते हैं अभिनव भारत के साथ 1904 में। तो मित्र मेला, अभिनव भारत, महाराष्ट्र, इतना याद रखना है। देन पंजाब में लाला लाजपत राय जो हैं वो एक्टिव होते हैं अलॉन्ग विद अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है उन्होंने एक अंजुमन मुहिब्बान वतन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अंजुमन मुहिब्बान वतन, लाहौर में बनाई थी। एंड उसका जर्नल क्या था? भारत माता। इस ऑर्गेनाइजेशन का जर्नल क्या था? भारत माता, ठीक है। देन एक कर्जन विली होते हैं, उनका असैसिनेशन होता है लंदन में बाय मदन लाल धिंगरा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी महाराष्ट्र की। एंड ये लंदन में जो है कर्जन विली, इनका असैसिनेशन हुआ था बाय मदन लाल धिंगरा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? तिलक के ये आपको याद रखने हैं। मित्र मेला एंड अभिनव भारत कौन थे एसोसिएटेड इनके साथ? सावरकर थे। कहाँ था ये? महाराष्ट्र में था। पंजाब में कौन कौन एक्टिव थे ये पता होना चाहिए। अंजुमन मुहिब्बान वतन जो है ये किसका था वो पता होना चाहिए। भारत माता किसका था ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बंगाल। तो बंगाल में क्या होता है? अनुशीलन समिति बनती है बाय प्रमोता मित्तर, ठीक है। अनुशीलन समिति, प्रमोता मित्तर। देन प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस जो है वो मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट जो होते हैं किंग्स फोर्ट, उनको मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इन द सेम ईयर 12 डेकॉइटी होती है। तो 12 डेकॉइटी कौन करते हैं? पुलिंदास करते हैं, और डेक्का अनुशीलन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इसको। तो 12 डेकॉइटी, डाका, पुलिंदास याद रखना है। 12 डेकॉइटी, डाका एंड पुलिंदास, ठीक है। तो बंगाल में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन 1912 में रासबिहारी बोस, याद रखना ये बॉस हैं, और जिन्होंने सूरत स्प्लिट वाले जो सूरत सेशन था कांग्रेस का उसको जो प्रिसाइड करा था वो थे घोष, रासबिहारी घोष। वो मॉडरेट थे एंड ये रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है। तो रासबिहारी घोष एंड सचिन सान्याल, इन्होंने वाइसरॉय हॉर्डिंग के जो है इन पर बॉम्ब थ्रो किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्रॉड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी। तो फर्स्ट इज 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एक इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एक भीकाजी कामा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने होम रूल सोसाइटी बनाई थी। याद रखना है कि होम रूल लीग जो है वो किनकी है? तिलक की एंड जो एनी बेसेंट की है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट होम रूल सोसाइटी अलग है, लीग अलग है, याद रखना है आपको। तो होम रूल सोसाइटी किन्होंने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। एंड इंडिया हाउस भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। इंडिया हाउस एंड होम रूल सोसाइटी बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैडम भीकाजी कामा है, वो पेरिस एंड जिनेवा से ऑपरेट कर रही थी। तो उनका एक वंदे मातरम करके जर्नल था, राइट। ऊपर हमने पढ़ा भारत माता करके, वो किनका था? अजीत सिंह का, ठीक है। भारत माता, अंजुमन मुहिब्बान वतन एंड भारत माता। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं भीकाजी कामा, इनका था वंदे मातरम, राइट। देन गदर पार्टी एक बनती है, तो गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका में बनती है, उसके हेडक्वार्टर्स होते हैं सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में ये चीज़ बनती है गदर पार्टी। ये एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए पार्टी बनाई गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर्स क्या थे? लाला हरदयाल, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा एंड भाई परमानंद, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, ये एक बार दोबारा से पढ़ना, जैसे लाला हरदयाल, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा एंड भाई परमानंद। देन एक कोमागाता मारू इंसिडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर 1914 में ये हुआ था। सो कोमागाता मारू वॉज द नेम ऑफ अ शिप जो कि इंडियन पीपल को कैरी कर रहा था फ्रॉम सिंगापुर टू कनाडा। एंड कनाडा उस टाइम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में था। एंड उन्होंने ये शिप को वापस इंडिया में भेज दिया, ठीक है। और जब ये वापस इंडिया में शिप लैंड करती है, कलकत्ता में ये शिप रुकती है, एंड वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं एंड शिप से नीचे नहीं आने मतलब आते नहीं हैं, आने के लिए मना कर देते हैं। एंड वहाँ पे फिर पुलिस ऑफिसर्स के साथ उनकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये पूरा एक कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था सितंबर 1914 में। तो इंपॉर्टेंट था, ये पूछ सकते हैं कि किससे एसोसिएटेड है? गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। क्या हुआ था तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज बर्लिन कमेटी। बर्लिन कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं अभी एब्रॉड में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंपॉर्टेंट था, भीकाजी कामा, गदर पार्टी, इसी के अंदर कोमागाता मारू इंसिडेंट। एक बर्लिन कमेटी भी थी। बर्लिन कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी 1915 में, और बर्लिन है तो ऑब्वियसली जर्मनी में की गई थी, ठीक है। और ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की थी, याद रखना है, बर्लिन कमेटी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। और ये जिमरमैन प्लान आता है एक नेक्स्ट। जिमरमैन प्लान क्या होता है? ये इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं जैसे जतिन दास वगैरह, तो जतिन दास जिमरमैन प्लान, इसमें क्या किया था इन्होंने? ये इसको जर्मन प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है,
जर्मन प्लॉट भी बोलते हैं। ये जर्मन जो रेवोल्यूशनरी थे ना, जर्मनी में जो अपने रेवोल्यूशनरी थे वहाँ से ये आर्म्स एक्वायर करने के लिए प्लान बना रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से आर्म्स जो है वो कैसे इंडिया में लाए जाएँ ताकि ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो किया जाए, उसके लिए आर्म्स वगैरह प्रोक्योर करने की बात कर रहे थे, कुछ प्लान बना रहे थे, उसको कहा था जर्मन प्लॉट और जिमरमैन प्लान, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ के लिए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की जो बर्लिन कमेटी थी वो भी उसमें हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये भी जर्मनी में एक्टिव थी, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट कर रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। एंड ये जतिन दास जो हैं ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। देन अभी तक हमने क्या करा कि अपनी जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी 1915 तक ये हमने कर लिया। देन 1914 टू 1918 जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, ठीक है। अब हम वहाँ पे आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही होम रूल लीग भी बनाते हैं 1916 में। कौन बनाते हैं? तो एक तो तिलक जी होते हैं एंड दूसरे एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी होम रूल लीग बनाते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन आयरिश होम रूल लीग। तो आयरिश में जितना थे होम रूल लीग चल रहे थे उसी तरीके पे उसी लाइन्स में ये अपने इंडिया में बनाते हैं। तिलक जो होते हैं तो वो उनकी कुछ फीचर्स ये हैं कि उनकी होम रूल लीग कहाँ पे स्प्रेड करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में थी मेनली। एंड इनकी कम ब्रांचेस थी, ठीक है, काफ़ी कम ब्रांचेस थी, कोई 6 to 7 ब्रांचेस थी। एनी बेसेंट ऑन दी अदर हैंड उनका अक्रॉस इंडिया होम रूल लीग जो है वो स्प्रेड कर रहा था। उनकी न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया किन के न्यूज़पेपर्स थे? तो ये एनी बेसेंट के थे, ठीक है। देन इनका मकसद क्या था होम रूल लीग का? कि हमको होम रूल लीग मीन्स कि होम रूल चाहिए, हमको सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है। होम रूल चाहिए मीन्स सेल्फ रूल चाहिए, जैसे आयरिश में है, ठीक है। आयरिश होम रूल लीग जैसे बनी हुई है वैसे हमको सेल्फ रूल चाहिए। एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना है, उनको ओवरथ्रो नहीं करना, जस्ट उसको रिफॉर्म करना है। सेल्फ रूल की लाइन्स पे हमको अपना ये होम रूल लीग बनाई थी उन्होंने। एंड इसको गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंट्री जो है इस टाइम पे वॉर फेस कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो उस टाइम पे वॉर फेस कर रही थी, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एंड इस टाइम पे हमको उनके अगेंस्ट एजिटेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इनका थोड़ा सा आइडियलिस्ट अप्रोच था यहाँ पे, तो इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया होम रूल लीग को। देन होम रूल लीग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं कि एक लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। यहाँ पे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है उनकी कंसिलिएशन हो जाती है, उनकी सुलह हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1916 में होम रूल लीग के एफर्ट्स की वजह से लखनऊ पैक्ट होता है, किसके बीच में? मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में, दोनों आपस में आ जाती हैं, ठीक है। एंड लखनऊ सेशन जो है वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट, ये वही होता है 1916 जहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। एंड यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो है दे वर ऑल्सो ब्रॉट बैक इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले क्या था, सूरत स्प्लिट हो गया था ना, एक्सट्रीमिस्ट छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को, एंड यहाँ पे ये दोनों फिर से वापस आ जाते हैं। एंड जब 1916 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को साथ में लाने के लिए होम रूल लीग का जो अचीवमेंट था, जो भी उनके एफर्ट्स थे, उनको देखते हुए नेक्स्ट जो सेशन होता है 1917 का कैलकाटा में, तो वो एनी बेसेंट को प्रिसाइड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज उनका काफ़ी एफर्ट थे उनके लखनऊ पैक्ट के अंदर, फाइन। तो इसीलिए वो नेक्स्ट सेशन जो है उनको प्रिसाइड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू गांधीयन फेज। तो गांधी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में रीच करते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो अभी तक हमने 1915 तक देखा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसी के साथ में होम रूल लीग्स जो हैं वो हो रही थी। एंड इन्हीं के बीच में क्या होता है, गांधी इंडिया में पहुंचते हैं 9 जनवरी 1915 में। गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेना, हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये सबको पता होगा, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, ठीक है। अब गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट सत्याग्रह वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे 1915 में जो है वो इंडिया में आते हैं, 1 साल तक वो पूरा इंडिया को टूर करते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया घूमते हैं। उन्होंने कहा था कि 1 साल तक मैं कोई भी सत्याग्रह या किसी भी प्रोटेस्ट वगैरह में हिस्सा नहीं लूँगा, पहले मैं पूरी कंट्री को समझूंगा एंड उसके बाद में अपना जो भी है स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे वो। तो 1917 में फिर वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है, गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो? चंपारण सी से है एंड सिविल डिसोबीडियंस जो है वो भी सी से होता है, तो चंपारण फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था। तो यहाँ पे क्या होता है, राजकुमार शुक्ला होते हैं, वो गांधी जी को बुलाते हैं कि इंडिगो प्लांटर्स जो हैं वो फार्मर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चंपारण में। यहाँ पे एक 3 काठिया सिस्टम था चंपारण में, दैट इज़ जो आपका लैंड है इसके आपको 3/20 पार्ट पे इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, ठीक है। 3/20 पार्ट पे इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, ज़बरदस्ती उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते थे डीओज के साथ।
तो ये प्रॉब्लम थी चंपारण सत्याग्रह में, इसीलिए गांधी जी को बुलाया था, ठीक है। सेकंड आती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोली जाती है गांधी जी की, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यहाँ पर उन्होंने की थी, फास्ट वगैरह रखा था उन्होंने। एंड ये क्यों आया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जब क्यों हुई थी, इट वाज ओवर द इशू ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेग बोनस उनको मिलता था वर्कर्स को, बट उस टाइम पे प्लेग बोनस को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया था। एंड वर्कर्स चाह रहे थे कि उनकी वेजेस जो है 50% इंक्रीज़ कर दी जाए ताकि वो वॉर टाइम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सके। इस टाइम पे क्या था, हम देख रहे थे ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वेजेस वगैरह उनकी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे वो, ताकि वो इन्फ्लेशन को वहाँ पे मैनेज कर पाए, ठीक है। एंड ऊपर से इनका जो प्लेग बोनस था उसको भी डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया था। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं अनुसुईया साराभाई, जो कि इसी अहमदाबाद मिल के जो ओनर होते हैं उनकी बहन होते हैं, ठीक है, उनकी सिस्टर होते हैं अनुसुईया साराभाई। ये रिक्वेस्ट करते हैं गांधी को कि आके ये इशू पे देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। तो खेड़ा में क्या होता है, ड्रॉट हो रखे होते हैं, क्रॉप्स फेल कर जाती हैं, एंड वहाँ पे एक लॉ था कि अगर ड्रॉट या कुछ भी क्रॉप फेलियर हो जाता है तो वहाँ पे उनको टैक्सेशन से रेमिशन मिल जाता था, ठीक है, टैक्सेशन उनको उस साल नहीं देना पड़ता था। बट यहाँ पे देयर वाज नो रेमिशन ग्रांटेड, एंड इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह किया गया था 1918 में। फाइन, तो ये 3 आपको याद रखने हैं, पहले चंपारण होता है, देन अहमदाबाद एंड देन खेड़ा, CAK याद रख लो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आता है, एक गवर्नमेंट लेके आती है। रॉलेट एक्ट क्या होता है, इसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं गांधी जी, ठीक है। एंड इसी एक्ट को एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोलते हैं, ये इसका ऑफिशियल नेम था, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं, गांधी जी इनको ब्लैक एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या था, नो वकील नो दलील नो अपील। तो इसमें क्या था, आपको सेडिशन के लिए 2 साल के लिए बिना ट्रायल के ही जेल में वो रख सकते थे, ठीक है। तो सेडिशन का था ये मेनली, कोई भी अगर आप सेडिशियस एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हो, या इवन आपके पास कोई सेडिशियस न्यूज़पेपर भी मिल जाता है आपके घर में, तो आपको 2 साल के लिए वो बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं नो वकील नो दलील एंड नो अपील। और इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह करा था, जिसको कहते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक थी ये, ठीक है, गांधी जी की। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस क्या हो गया, चंपारण वाला। हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, अहमदाबाद। एंड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट क्या था, फर्स्ट मास स्ट्राइक, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में क्या होता है कि सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एट दैट टाइम, वो रिज़ाइन कर देते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना रिज़ाइन करते हैं, मदन मोहन मालवीय एंड मजहरुल हक। तो ये सब जो है प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसाकर होता है 1919 में, अप्रैल 13 बैसाखी वाले दिन 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकर होता है। तो जलियांवाला बाग मैसाकर, यहाँ पे क्या होता है कि जलियांवाला बाग में पीपल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ अरेस्ट ऑफ 2 नेशनलिस्ट लीडर्स, दैट इज सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू दोनों S से नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड इनका अरेस्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था बाय द पीपल इन जलियांवाला बाग। सो वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर जो है, ये अनआर्म्ड क्राउड पे ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये इसी चीज़ को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे इस मैसाकर में। एंड इसके बाद एक हंटर कमीशन बनाई जाती है, ठीक है, हंटर कमीशन बनाई जाती है इस पूरे चीज़ को इंक्वायर करने के लिए। हाउएवर इस कमीशन ने कोई भी फर्म एक्शन नहीं लिया था अगेंस्ट जनरल डायर। एंड जिसके प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल लीव कर दिया था, ठीक है। एंड सिमिलरली गांधी जो है उन्होंने भी अपना केसरे हिंद का टाइटल गिव अप कर दिया था, जो कि उनको ब्रिटिशर से मिला था बोयर वॉर के टाइम पे। फाइन, तो याद रखना है कि जब ये हुआ था जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, हंटर कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड छोड़ दिया था एंड गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल छोड़ दिया था, ठीक है। एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि बिफोर जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक LG थे पंजाब के, सर माइकल ओ डायर। तो याद रखते हैं जो माइकल ओ डायर है पंजाब के, ये LG थे, ये अलग हैं। एंड जो जनरल डायर है, रेगिनाल्ड डायर जो है, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसाकर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो अलग थे, ठीक है। तो माइकल ओ डायर अलग हैं। जो माइकल ओ डायर थे, इन्होंने पंजाब में वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसके अगेंस्ट एयरक्राफ्ट स्टाफिंग यूज़ की थी, ठीक है। एंड इनको किसने मारा था, उधम सिंह ने, ठीक है। तो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कर्जन वेली थे एक, कर्जन वेली, उनको मारा था मदन लाल धिंगरा ने। देन माइकल ओ डायर है, इनको मारा था उधम सिंह ने, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जलियांवाला बाग मैसाकर ये एक वन ऑफ द रीज़न था फॉर द लॉन्च ऑफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट ये बाद में मर्ज हो गया था, फाइन। तो ये 1919 से 1922 तक ये चला था नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत आंदोलन। रीजन क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के? तो फर्स्ट था जलियांवाला बाग मैसाकर, हंटर कमीशन जिसने कोई एक्शन नहीं लिया था टायर के अगेंस्ट, एंड रोलेट एक्ट जो था। ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से गांधी जी ने लोगों को कहा कि एक हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, फाइन। एंड खिलाफत मूवमेंट के क्या रीजन थे? फर्स्ट, खिलाफत मूवमेंट जो है ना ये मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की जो थी उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसके साथ काफ़ी ख़राब बिहेवियर किया गया था। एंड टर्की उस टाइम पे सीट ऑफ खलीफा थी, जो कि मुस्लिम के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, तो उनकी सीट थी टर्की। एंड टर्की को उस टाइम पे काफ़ी बैड ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड खिलाफत मूवमेंट ये लॉन्च किया था। किन्होंने लॉन्च किया था? ये अली ब्रदर्स ने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। एंड अदर लीडर्स कौन थे? मौलाना आज़ाद कलाम। एंड गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है। देन एनसीएम को अप्रूव किया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। 1920 का कलकत्ता सेशन हुआ था, वहाँ पे अप्रूव हुआ था। एंड यहाँ पे क्या कहा गया था लोगों को? दे वर आस्क्ड टू विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल से हटा दो, मतलब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। तो उनके स्कूल से अपने बच्चों को हटा दो, कॉलेजेस से। पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड सिर्फ इंडियन मेड्स गुड्स ही यूज़ करो। एंड उनको कहा गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो है वो बायकॉट कर दो। सिर्फ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट था, ऑलमोस्ट वही फीचर है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉ कोर्ट्स को बायकॉट कर दिया था मोतीलाल नेहरू, सिया दास, सी राजगोपालाचारी एंड सैफुद्दीन किचलू इन लोगों ने। एंड इसके बाद क्या होता है एनसीएम के बाद? इसी के दौरान एक चौरी चौरा इंसिडेंट होती है जहाँ पे थोड़े से पीपल जो है वो वायलेंट हो जाते हैं एंड वो एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, ठीक है। तो वो एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था यूपी में। उसके बाद गांधी जी ने एनसीएम मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था फरवरी 1922 में, ठीक है। क्योंकि गांधी जी के प्रिंसिपल्स क्या थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा। एंड यहाँ पे वायलेंस हुई तो उन्होंने ये विथड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि जब गांधी जी ने ये विथड्रॉ किया एनसीएम मूवमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको ये चीज़ अब पसंद नहीं आ रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, विथड्रॉ क्यों कर दिया। एंड वो चाहते थे कि ठीक है अगर आपने मूवमेंट विथड्रॉ कर लिया तो हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने की इजाज़त दी जाए फिर, ठीक है। एंड उसी के लिए एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ये लोग चाहते थे कि हमको लेजिस्लेटिव पार्टी में करना है, उसके लिए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है हमको। एंड इसमें आते हैं मोतीलाल नेहरू, सी दास, ये दोनों कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाते हैं, ठीक है, 1922 में ही, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको याद रखनी है 1922 इसके बाद जितने भी कांग्रेस सेशंस हुए हैं ना अभी तक, जब से कांग्रेस बनी थी उसके जितने भी टोटल कांग्रेस सेशंस हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही बार गांधी जी ने प्रिसाइड किया है 1924 बेलगाम सेशन को, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। तो 1924 तक हमने देखा बेलगाम सेशन होता है, ठीक है। 1922 में स्वराज पार्टी बनती है। देन साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1927 में आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर आती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर कहा था कि 10 ईयर्स के बाद में एक कमीशन आएगी जो कि देखेगी कि एक्ट के अंदर फंक्शनिंग जैसी सोची गई थी वैसी हो रही है कि नहीं, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है उसको एग्जामिन करने के लिए, फाइन। तो इसीलिए साइमन कमीशन आती है। ये 2 ईयर्स पहले ही आ जाती है। यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, तो इसीलिए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे। साइमन गो बैक के स्लोगन लगाए जा रहे थे, ठीक है, साइमन गो बैक। एंड इसी में जब पीपल ये सब कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में लाठी चार्ज होती है एंड वहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड फिर इन चीज़ का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह एंड कॉमरेड्स ये मिलके सॉन्डर्स को मार देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एक पुलिस ऑफिशियल थे, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि लाला लाजपत राय जी को ये लाठीचार्ज कर दो एंड उसी में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, फाइन। देन नेक्स्ट इज 1927 हो गया। और 1928 में क्या होता है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है। ये क्या है, यहाँ पे बिरकनहेड होते हैं, एक लॉर्ड बिरकनहेड, ठीक है। वो चैलेंज करते हैं कि इंडियंस अपने लिए कभी भी खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, मतलब इंडियंस जो है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो खुद के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर सके, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सके जो कि सभी कम्युनिटीज़ के लिए सही हो, ठीक है, जो सभी कम्युनिटीज़ को मान ले। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू जी ने एक नेहरू कमेटी बनाई थी। इसको हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू भी थे उस कमेटी में। एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1928 में, ठीक है। एंड इन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बननी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको राइट टू वोटिंग होना चाहिए।
एंड इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। एंड ये किसने चैलेंज दिया था? लॉर्ड बिरकेनहेड ने, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इसी में मुस्लिम लीग ने अपने जो प्रपोजल्स दिए थे ना कि ये हमारे पॉइंट्स ऐड कर दूँ, उन चीज़ को कहा गया है दिल्ली प्रपोजल्स। तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली प्रपोजल्स क्या हैं, तो मुस्लिम लीग ने जो नेहरू रिपोर्ट में एडिशंस करने के लिए अपने प्रपोजल दिए थे, तो उनको दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं एंड इनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। देन जिन्ना जो है वो भी अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, डिमांड्स अपनी रखते हैं कुछ सामने, बट वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती सारी, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट इज लाहौर सेशन। तो 1928 का नेहरू रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट इज लाहौर सेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड करते हैं। यहाँ पे पूर्ण स्वराज को कहा जाता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पूर्ण स्वराज इज अ गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। एंड ट्राई कलर फ्लैग जो है वो अनफर्ल किया जाता है। एंड जो नेक्स्ट 26 जनवरी होता है उसको इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एंड इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो नेक्स्ट आने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आएंगी, ठीक है। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बायकॉट करेंगे, ठीक है। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ये भी लाहौर सेशन में ही डिसाइड हुआ था, फाइन। इसके लिए रेजोल्यूशन भी लाहौर सेशन में किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, फाइन। एंड गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं कि ये 11 डिमांड्स से हमारी, अगर गवर्नमेंट इसको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मान जाती है तो सही है, फिर हम लॉन्च नहीं करेंगे CDM। अदरवाइज अगर ये डिमांड मानी नहीं जाती है तो हम CDM लॉन्च कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ये इसी का एक तरह का इनका वो था, स्ट्रैटेजी थी कि गवर्नमेंट डिमांड्स तो मानेगी नहीं तो हम CDM लॉन्च कर देंगे, फाइन। तो फिर जब गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आता तो CDM लॉन्च हो जाता है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है? दांडी मार्च से या फिर सॉल्ट सत्याग्रह से। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक पार्ट था। यहाँ पे साबरमती आश्रम टू दांडी ये मार्च करते हैं एंड सॉल्ट लॉ को वहाँ पे ब्रेक करते हैं दांडी में जाके। अब ये है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लीडर्स के अंडर ये सॉल्ट मार्चेस चल रही थी। जैसे तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी एक्टिव थे। ये पूछ सकते हैं कि कौन से रीजन में CDM के टाइम पे कौन से लीडर एक्टिव थे, ठीक है। तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी एक्टिव थे, मालाबार में के केलापन थे, एंड इन्हीं का वाइकॉम सत्याग्रह भी था एक, ठीक है। वाइकॉम सत्याग्रह भी था के केलापन का, एंड मालाबार में ये एक्टिव थे। मणिपुर और नागालैंड में, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, रानी गैडिनियो थी, ये भी काफ़ी फेमस हैं। पेशावर में थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको खुदाई खिदमतगार बोलते हैं या फिर रेड शर्ट्स बोलते हैं। ये सारे एक ही है चीज़, ठीक है। खुदाई खिदमतगार पूछेंगे, अगर रेड शर्ट्स पूछेंगे, ये सब वही हैं जो कि फ्रंटियर गांधी के फॉलोअर्स थे। एंड ये जो फ्रंटियर गांधी के जो एक पख्तून थी, इनकी मंथली मैगजीन थी ये, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की या फिर फ्रंटियर गांधी जो है, इनसे रिलेटेड एक मंथली मैगजीन थी पख्तून, फाइन। नेक्स्ट है धारासाना में कौन एक्टिव थे? सरोजनी नायडू एंड मनीलाल। मनीलाल को थे गांधी जी के बेटे थे ये, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम थे जो आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट मार्चेस जो लॉन्च कर रहे थे डिफरेंट रीजन से। अब नेक्स्ट आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो अभी आप जल्दी से मुझे बताइए कौन से सेशन में कांग्रेस ने RTC को बाइकआउट करने की बात की थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टोटल होती है तीनों ही लंदन में होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है 1930 में, देन 31 में होती है सेकंड, थर्ड होती है 32 में, ठीक है। एंड इसमें से सिर्फ एक ही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी सेकंड वाली, बाकी दोनों में नहीं किया था। एंड बाकी हम देखते हैं अभी। तो फर्स्ट वाली जो है कांग्रेस ने बाइकआउट कर दी थी, कौन से सेशन में वो आप बताएंगे। एंड फर्स्ट जब ये हुई थी RTC हुई थी, इसके टाइम पे इरविन जो है वो वाइस रॉय थे, ठीक है। एंड यहाँ पे मुस्लिम लीग एंड लिबरल्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। सेकेंड वाली, अच्छा फर्स्ट जो होती है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, इसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि दिल्ली प्रपोजल्स क्या पढ़ा हमने, अभी हमने दिल्ली प्रपोजल्स हमने पढ़ा, वो बताइए क्या था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है, ये 1931 में ही हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में। यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर ये मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहे थे गांधी और इरविन के बीच में, दैट इज गवर्नमेंट एंड कांग्रेस की जो डिमांड थी उनको मीडिएट कर रहे थे सप्रू एंड जयकर, ठीक है। एंड यहाँ पे CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया, वो रोक दिया गया कि क्योंकि पैक्ट हो गया था, कुछ डिमांड मान ली गई थी इरविन के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसीलिए उन्होंने CDM को रोक दिया वहाँ पे, ठीक है, कॉल ऑफ कर दिया। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है हम साथ में आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन करेंगे। इस पैक्ट का ये रिजल्ट हुआ।
एंड इरविन ने गांधी जी की डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली, बट उन्होंने एक डिमांड नहीं एक्सेप्ट की कि गांधी जी ने कहा था कि आप भगत सिंह को कम्यूट कर दो, उनकी जो डेथ सेंटेंस दिया है उसको कम्यूट कर दो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, बट ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अभी हमने ऊपर देखा ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी जी ने, वो आपने बताना कि कौन से सेशन में, 11 डिमांड्स अपनी रखी थी कि अगर इन्होंने ये डिमांड्स नहीं मानी तो सीडीएम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने सीडीएम लॉन्च कर दिया, दांडी मार्च वगैरह हुई, सॉल्ट मार्चेस हुई, तो फर्स्ट जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये भी इन्होंने बायकॉट कर दी। अब गवर्नमेंट डर गई थी। ठीक है, तो फिर कांग्रेस, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है। गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी इनकी डिमांड्स मान लेती है, बट भगत सिंह की जो कम्यूटेशन वाली बात थी वो नहीं मानी थी। ठीक है, एंड इसके पैक्ट के बाद में क्या होता है, ये सीडीएम को कॉल ऑफ कर लेते हैं एंड आरटीसी सेकेंड वाली जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए सेकेंड वाली जो आरटीसी थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कराची सेशन। ये मार्च 1931 में ही होता है। तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया एंड यहाँ पे 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स पास किया गया एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों पे रेजोल्यूशन पास हुए थे कराची सेशन में। ठीक है, अब आती है बात सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे पहले इरविन थे वाइसरॉय, अभी विलिंगडन आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए कि नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी, नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी 1928 में, किसने चैलेंज दिया था वो? ठीक है, वो आप बताइए मुझे। तो यहाँ पे आईएनसी पार्टिसिपेट करती है एंड उनकी तरफ से गांधी जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, गांधी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे अंबेडकर भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। किस इशू पे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज़, इस इशू पे एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मान लो मुस्लिम्स हैं, उनको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही चूज़ करेंगी। ठीक है, जब इलेक्शंस होंगे तो मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदूज को सिर्फ हिंदू ही वोट करेंगे, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड माइनॉरिटीज़ के लिए पे भी डिमांड हो रही थी कि माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए एंड इस इशू पे डेडलॉक हो गया था। तो नेक्स्ट आता है 1932 में रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड। तो ये क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं फॉर मुस्लिम्स, सिख, यूरोपियंस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, इवन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी दे देते हैं ये, यहाँ पे पी रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड क्या था, कब आया था, इट वॉज अ कम्युनल अवार्ड, मुस्लिम्स, सिख्स, यूरोपियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक है, 1932 में आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड इसके बाद में होता है पूना पैक्ट, या इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उस चीज़ को हटा के जॉइंट इलेक्टोरेट इन्होंने कर दिया। तो पूना पैक्ट में क्या था कि गांधी एंड अंबेडकर अग्री कर जाते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, उनके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रूटलेस रहती है क्योंकि कांग्रेस भी पार्टिसिपेट नहीं करती एंड कोई रिजल्ट भी नहीं आता इसमें। नेक्स्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हो जाता है 1939 में एंड 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन सपोर्ट चाहिए थी वर्ल्ड वॉर में एंड वो इंडियन सपोर्ट डिक्लेयर कर देती है इन द वॉर विदाउट कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स। ठीक है, तो यहाँ से इशू जनरेट हो जाता है कि उन्होंने बिना इंडियन सपोर्ट के, बिना इंडियन कंसल्टेशन के कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। सो इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो रिज़ाइन कर देती हैं। जैसे एंड जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था तो जिन्ना जो थे उन्होंने इस दिन को कहा था कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है इन केस कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब गवर्नमेंट ने इंडियन सपोर्ट डिक्लेयर कर दी थी विदाउट कंसल्टेशन, उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उस चीज़ को इन्होंने कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस है, जिन्ना ने कहा था। ठीक है, एंड देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन आता है 1940 का, जिसमें सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड होती है। द नेक्स्ट इज जापान वॉज एडवांसिंग एंड अब उनको गवर्नमेंट को ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन सपोर्ट की। ठीक है, जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इंडिया की तरफ आ रहा था नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। जैसे ये आपका समझ लो ये इंडिया का मैप है, इस साइड से जापान जो है वो आ रहा था एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो गई कि अभी इंडियन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनको वॉर में एंड उसके लिए फिर वो डिफरेंट ऑफर करते हैं इंडियंस को, कुछ कंसेशन देने की कोशिश करते हैं उनको मनाने के लिए। तो फर्स्ट आता है इसमें अगस्त ऑफर 1940 में। देखो 1939 में वॉर स्टार्ट हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक साल के बाद जापान जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है साइड है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जापान
सो 1 साल के बाद फिर ये कुछ ना कुछ कंसेशन देना स्टार्ट करते हैं इंडियंस को। तो उसमें फर्स्ट आता है ऑगस्ट ऑफर, इसी को लिनलिंथगो ऑफर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो वाइसरॉय रहे होंगे वो लिनलिंथगो थे, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, हमने ऊपर पढ़ा अभी, फर्स्ट वाली में इरविन थे, सेकेंड वाली में कौन थे वो आप बताइए, एंड थर्ड में भी वही थे, ठीक है। एंड ऑगस्ट ऑफर जो है उनके टाइम पे लिनलिंथगो थे। ऑगस्ट ऑफर में क्या ऑफर करते हैं इनको कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे एंड माइनॉरिटीज़ के जो व्यू है उनको ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी डिसीजन माइनॉरिटीज़ को कंसीडर किए बिना नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हाँ मुस्लिम लीग ने वेलकम किया था, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की व्यूज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको इस तरह का वीटो मिल रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो अगस्त ऑफर जब आता है, हम लोगों को उनकी जो भी ऑफ़र है ये पसंद नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, बाहर एक तरह का फॉरेन इन्वेजन हो रहा है कंट्री में, ठीक है, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी प्रॉब्लम में है, बाहर से वॉर वगैरह हो रहे हैं, तो हमको इस टाइम पे कंप्लीट एजिटेशन नहीं करना है उनके अगेंस्ट, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, बट हाँ इंडिविजुअल लेवल पे हम सत्याग्रह लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एक्टिविटी कंटिन्यू रखने के लिए कंट्री में। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह या फिर इंडिविजुअल CDM सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होता है 1940 में, अगस्त ऑफर के बाद में। एंड यहाँ पे विनोबा भावे जो है फर्स्ट पर्सन थे इंडिविजुअल सत्याग्रही, देन नेहरू सेकंड थे, पटेल थर्ड थे, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट कौन थे सेकंड कौन थे। देन इसके बाद में जैसे फर्स्ट अगस्त ऑफर आया फेल हो गया, फिर क्रिप्स मिशन ये करते हैं प्रपोज 1942 में। यहाँ पे भी कहते हैं कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन गांधी इसको कहते हैं इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, कि हमको डोमिनियन स्टेटस अब चाहिए नहीं, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, फाइन। देन इसके बाद में जब क्रिप्स मिशन भी फेल कर गया तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, ठीक है, मतलब कांग्रेस जो है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया 1942 में ही। तो 8 अगस्त 1942 में मीटिंग होती है गोवालिया टैंक बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे में मीटिंग होती है, एंड रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है इसी दिन कि अपना क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर देंगे। गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। नेक्स्ट मॉर्निंग की दैट इज़ 9 अगस्त को सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड 9 अगस्त को दैट इज़ जब सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो उस दिन सेशन पे प्रिसाइड किसने किया था, अरुणा असफ अली ने, ठीक है, अरुणा असफ अली ने, एंड इन्होंने ही फ्लैग को होस्ट किया था। एंड जब सारे जो टॉप लेवल की लीडरशिप थी वो अरेस्ट हो गई, तो यहाँ पे लोकल लेवल की लीडरशिप जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई, पैरेलल गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हो गई। ये स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा देख लेना आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो जैसे बलिया यूपी में, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, तामलुक मिदनापुर बंगाल में यहाँ पे चल रही थी, सतारा महाराष्ट्र यहाँ पे चल रही थी, एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चल रही थी, बिकॉज ओपनली तो वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो अरेस्ट कर लेते थे उनको, ठीक है, तो इसीलिए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चल रही थी। एंड इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे राम मनोहर लोहिया थे, JP नारायण थे, अरुणा असफ अली, उषा मेहता। उषा मेहता इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्होंने बॉम्बे में अंडरग्राउंड रेडियो जो है वो किया था स्टार्ट, ठीक है। तो उषा मेहता का याद रखना है कि अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड अरुणा असफ अली इन्होंने प्रिसाइड किया था जब टॉप लेवल लीडरशिप अरेस्ट हो गई थी, याद रखने आपको दो नाम। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंटी जमींदार वायलेंस थी, कम्युनल क्लैशेस नहीं थे बिल्कुल भी, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, एंड हिंदू महासभा जो है इसने भी बायकॉट किया था, एंड प्रिंसली स्टेट्स ने भी कुछ खास रिस्पॉन्स शो नहीं किया था, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज CR फॉर्मूला। सो अब जब गवर्नमेंट ने जितने भी प्रपोजल्स दिए थे, जैसे अगस्त ऑफर में दिया था या फिर क्रिप्स ऑफर जो था क्रिप्स मिशन, वहाँ पे दोनों फेल कर गए, तो अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहाँ के लोग जो है वो खुद अपना कुछ ना कुछ ऑफर बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई एक प्लान चार्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या किस तरह का हमारा फ्यूचर डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आती है CR फॉर्मूला 1944 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब था, 1942 में। उसके 2 साल बाद आता है CR फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए टू फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड सेंटर, ठीक है। एंड मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में प्लेबिसाइट होगा, दैट इज़ लोग खुद वोटिंग करके डिसाइड करेंगे कि हमको पार्टीशन करना है कि नहीं करना, एंड अगर पार्टीशन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तब भी डिफेंस एंड कॉमर्स वगैरह ये जॉइंटली ही मेंटेन करेंगे दोनों कंट्रीज़, ठीक है। ये था CR फॉर्मूला में। एक तरह का इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि पार्टीशन जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी अगर वहाँ के लोग प्लेबिसाइट से बोलते हैं कि हाँ हमको पार्टीशन चाहिए, ठीक है। सो हाउएवर ये दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज कांग्रेस जो है वो पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, एंड जो मुस्लिम लीग थी वो ये जॉइंटली वाली चीज़ जो है उनको पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देसाई लियाकत पैक्ट।
इसमें कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी एक सेंटर पे, एंड वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पीपल होंगे नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस भी अपने इक्वल नंबर ऑफ पीपल जो है उनको नॉमिनेट करेगा, मुस्लिम लीग भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हुई। वाई? सो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। बस आपको नाम पता होने चाहिए किसके बारे में है, ठीक है। CR फॉर्मूला क्या है, कब आया था, तिसाई लियाकत पैक्ट, ये भी 1944 में ही आया हुआ है, ठीक है, और ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद में गवर्नमेंट अपना एक और प्लान लाती है। पहले उन्होंने ऑगस्ट ऑफर लाया, देन क्रिप्स मिशन लाया, अभी वावेल प्लान आता है 1945 में, ठीक है, जब हमारे ये डोमेस्टिकली कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कांग्रेस का कुछ भी ये प्लान्स वर्क नहीं किए। CR राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड अपना ये देसाई लियाकत पैक्ट दोनों काम नहीं किए। सो वावेल प्लान आता है, गवर्नमेंट प्रपोज करती है 1945 में। इन्होंने कहा था कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इंडियंस रहेंगे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स जो है वो इंडियंस रहेंगे, एंड सिर्फ ये 2% को छोड़ के, एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स की बात कर दी ना, तो कांग्रेस कहती थी कि आप हमको ऐसे बता रहे हो जैसे हम एक हिंदू पार्टी है ओनली, ठीक है, एंड लीग कहती है कि जो भी यहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनको ये नॉमिनेट करेगी, लीग खुद नॉमिनेट करेगी। तो यहाँ पे भी डेडलॉक हो गया था, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। इसके बाद में ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, INA के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी। इसके बाद में वावेल प्लान जो है 1945 में आया था। उसके एक साल बाद में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन लाती है फिर नेक्स्ट। सो कब आता है, पहले तो ईयर इंपॉर्टेंट है, मार्च टू जून 1946 के बीच में आता है। इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन के चेयरमैन थे ना, वो भी थे इसमें, ठीक है, एंड AV अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एंड अलेक्जेंडर थे। सो लेकिन ये क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरह के आने चाहिए आगे इंडिया में, उसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी। हाउएवर कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं पहुंच पाए थे। एंड कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटरिम गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया प्लान, एंड कांग्रेस ने भी पार्शली एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। एंड मुस्लिम लीग जो है वो लेकिन अभी भी चाहती थी कि हाँ हमको एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। सो इस बात पे थोड़ा सा इशू था, बट हाँ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। तो अभी जो हमारा कैबिनेट मिशन जो है उसी के बेसिस पे, उसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाद में बनी थी, एंड उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, ठीक है। तो अगर ये पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन 1946 का उसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। इसके बाद में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन आता है। सो अब जैसे कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, ठीक है, एंड इसका प्रॉपर उन्होंने मैकेनिज्म दिया था कि कैसे कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, इसमें क्या होंगे, मतलब कौन इलेक्ट करेगा, कौन इसको नॉमिनेट करेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या होता है कि कांग्रेस की जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आती है, ठीक है, कांग्रेस जो है वो सक्सेसफुली जीत जाती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वोटिंग के लिए। एंड मुस्लिम लीग को वो चीज़ पसंद नहीं आती और वो डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च कर देते हैं 1946 में, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन। उसकी वजह से वाइड स्प्रेड कम्युनल एक्शन हो जाता है कंट्री में, कम्युनल रायट्स हो जाते हैं कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंटरिम गवर्नमेंट। सो इन्होंने कहा था ना कैबिनेट मिशन ने कि कैबिनेट ये अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ एंड साथ में इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। सो उसी के बेसिस पे इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है, ठीक है। एंड यहाँ पे इशू क्या होता है, यहाँ पे मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करती, ठीक है, कांग्रेस मेंबर्स ज्वाइन करती है इंटरिम गवर्नमेंट को, बट मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती। एंड बस इतना ही है। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। एंड इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद। बट राजेंद्र प्रसाद से भी पहले एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करती। उसके बाद में आती है एटली अनाउंसमेंट एंड माउंटबेटन प्लान। सो एटली अनाउंसमेंट क्या आती है, ये भी वही है कि ब्रिटिश विदड्रॉ कर जाएंगे इंडिया से। इन्होंने एक साल बाद का दिया था डेट कि जून 30, 1948 में हम करेंगे विदड्रॉ, ठीक है, इंडिया से। बट माउंटबेटन प्लान आता है, ये बोलते हैं कि हम जल्दी मतलब कर जाएंगे, विदड्रॉ जल्दी कर जाएंगे, वही कि 15 अगस्त 1947 में ही विदड्रॉ कर जाएंगे, फाइन। तो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग ये डेट फिक्स की गई थी। पहले एटली अनाउंसमेंट आई थी और इन्होंने कहा था कि 1948 में इंडिपेंडेंस दी जाएगी, बट माउंटबेटन प्लान ने कहा था कि नहीं, एक साल पहले ही इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी।
एंड माउंटबेटन फॉर्मूला वॉज टू डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। यहाँ पे डिवीजन का भी, पार्टीशन का भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन में पार्टीशन के लिए कुछ नहीं कहा था, सिंपली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, इंडियन गवर्नमेंट बनाओ। ये जो पार्टीशन करने की बात थी ये माउंटबेटन प्लान में एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है। बट स्टिल उसमें ये था कि हमको मैक्सिमम यूनिटी रिटेन करनी है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड लास्ट में हमको पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस जो है वो साथ में मिल गई। एंड बाद में ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। सो इसके थ्रू पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है उसके लिए मेजर्स लिए जाएंगे, स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स किया जाएगा टू द न्यू गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान, यही चीज़ें हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो जाता है। तो हमको पता है कि 1947 अगस्त 15 तक सारी स्टेट्स ये हो गई थी, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, एक्सेप्ट कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कश्मीर जो है उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था बाद में, ठीक है, महाराजा ऑफ कश्मीर ने। जूनागढ़ जो है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, लोगों ने खुद वोटिंग करके डिसाइड किया था कि हमको इंडिया को ज्वाइन करना है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था, याद रखना है, मिलिट्री एक्शन हुआ था और उसके थ्रू उसको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था, ठीक है। बस यहाँ तक ही था मॉडर्न हिस्ट्री, दैट्स इट। हाँ, ऊपर इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा रहता है, वो पढ़ लेते हैं अभी। सो आज़ाद हिंद फौज जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं जस्ट वही बताऊंगी। जैसे फर्स्टली आईएनए जो था इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह। अगर पूछा जाए कि आईएनए किसका ब्रेन चाइल्ड था तो सुभाष चंद्र बोस आंसर नहीं है, राज बिहारी बोस भी नहीं है, इसका आंसर आएगा मोहन सिंह, ठीक है, ब्रेन चाइल्ड था इनका। एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय राज बिहारी बोस। आइडिया किसका था, मोहन सिंह का। बनाया किसने था, राज बिहारी बोस ने 1942 में, ठीक है। एंड किन लोगों से मिलकर बनाया था ये, जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, जापानीज जो थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स को हरा दिया था साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिया गया था, ठीक है। एंड उन्हीं को इकट्ठा करके इन्होंने आईएनए बनाई थी। आइडिया था मोहन सिंह का, बनाई थी राज बिहारी बोस ने। एंड 1943 में आईएनए को रीऑर्गेनाइज किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। एंड देन सुभाष चंद्र बोस जो है ये बर्लिन में भी गए थे, दैट इज़ जर्मनी में, एंड इन्होंने वहाँ पे इंडियन लीग भी बनाई थी, ठीक है। एंड देन इन्होंने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था एट सिंगापुर 1943 में, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसको रीऑर्गेनाइज किया था 1943 में, तो उसी की स्टोरी बताई है कि पहले सुभाष चंद्र बोस जो है वो बर्लिन में चले गए थे 1941 में, वहाँ पे उन्होंने इंडियन लीग बनाई। उसके बाद 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आए, वो आईएनए ज्वाइन किया उन्होंने, एंड राज बिहारी बोस ने आईएनए की लीडरशिप भी उनको दे दी थी, ठीक है। देन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये पूछ सकते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कहाँ पे बनाई गई थी, सिंगापुर में बनाई थी। किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, फाइन। एंड आईएनए जो है इट हैज 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स नेम्ड आफ्टर सुभाष, नेहरू एंड गांधी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रानी झांसी ब्रिगेड थी, ठीक है, ये ऑल वुमेन फोर्स थी। रानी झांसी ब्रिगेड थी, ऑल वुमेन ये थी, कंटिजेंट था ये। एंड इसको हेड किसने किया था, लक्ष्मी सहगल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लक्ष्मी सहगल, फाइन। बट विद द डिफीट ऑफ जापान इन 1945, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था, ठीक है, अलॉन्ग विद जर्मनी एंड अदर फोर्सेस। सो आईएनए यहाँ पे फिर ख़त्म हो गया, बिकॉज आईएनए जो है वो जापान की सपोर्ट से चल रहा था उस टाइम पे। एंड आईएनए जब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी इनके जो सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट किया था फिर, क्योंकि आईएनए जो है उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गई जापान की। सो ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट किया था फिर लास्ट में। तो यहाँ पे होता है आईएनए ट्रायल्स 1945 में। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। तो इनका ट्रायल होता है रेड फोर्ट में 1945 में। एंड कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की थी टू विन द लीगल बैटल ऑफ द ट्रायल ऑफ आईएनए प्रिजनर्स, बट हाउएवर उनका आउटराइट कन्विक्शन हो गया था, मतलब उनको जो भी हैंग कर दिया गया था। एंड कौन कौन से कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि इनको डिफेंड कर रहे थे, भूलाभाई देसाई। एंड बाकी डिफेंस लॉयर्स कौन से थे, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू थे, एंड जिन्ना भी थे। तो याद रखना कि जिन्ना, अरुण आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एंड भूलाभाई देसाई, ये सब इनको सपोर्ट कर रहे थे, उस टाइम पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड लास्ट आता है RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या रेटिंग्स म्यूटिनी, 1946 में होता है। ये लास्ट ऐसी चीज़ होती है जो कि ब्रिटिशर्स को मजबूर कर देती है इंडिया को छोड़ के जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस में ही रिवॉल्ट हो गया था, ठीक है। अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्हीं की सपोर्ट गवर्नमेंट के पास अब नहीं रही थी। सो यहाँ पे क्या होता है, फरवरी 18, 1946 में बॉम्बे रेटिंग्स ऑफ HMS तलवार इट स्ट्रक वर्क ड्यू टू फ्रेग्रेंट रेशियल, इन्होंने मतलब काम वगैरह करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
फूड सही से नहीं मिलता था उनको, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी, एंड बार बार अब्यूज़ किया जाता था उनको। सो इसीलिए इन्होंने म्यूटिनी कर दी थी। तो इसी को बोलते हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ठीक है। एंड यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जो थे एंड जिन्ना, इन्होंने परसुएट किया था रेटिंग्स को सरेंडर करने के लिए। इसमें बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या था ये, एंड इसके बाद में ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि इट कुड नॉट परपेचुएट टू होल्ड इट्स होल्ड ऑन इंडिया एनी मोर, ठीक है। एंड उसके बाद ये कैबिनेट मिशन लाते हैं तो पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, देन माउंटबेटन प्लान लाते हैं, एंड अल्टीमेटली पावर जो है वो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाती है।